नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत और उस श्रृंखला में चल रहे व्याख्यान के अंतर्गत आज मैं प्रसिद्ध कथाकार अज्ञेय की कहानी शरणदाता के रूप पक्ष पर अपनी बात रखूँगा। पिछले व्याख्यान में आपको मैंने इस शरणदाता कहानी की अंतर्वस्तु के बारे में बताया। उस पर बताते हुए मैंने उस कहानी के पूरे मनोजगत को बताया और मैंने उस व्याख्यान में यह बताने की भी कोशिश की कि अज्ञेय इस कहानी में अपने मनोवैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ सामाजिक यथार्थ दोनों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर यानी इस कहानी में अज्ञेय ने उन सारी आलोचनाओं को झुठला दिया है जो ये कहती रहीं कि अज्ञेय केवल मनोवैज्ञानिक यथार्थ के रचनाकार हैं। उनके पास उनके लेखन में सामाजिक यथार्थ दिखाई नहीं देता। इस कहानी में अज्ञेय ने सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक यथार्थ दोनों का अद्भुत सम्मिलन प्रस्तुत किया है। अर्थात समाज और व्यक्ति के अंतः संबंध किस तरह से निर्मित होते हैं और किस तरह से विकृत समाज, विषमतामूलक समाज व्यक्ति के अंतर जगत को विचलित करता हुआ उसे परेशान करता है, यह इस कहानी में बार बार वो लक्षित करते हैं। और पाठक इस बात से सहमत भी होता है कि अगर परिवेश अच्छा नहीं मिला, वातावरण अच्छा नहीं मिला, एक ऐसा वातावरण जिसमें हमेशा संदेह ही संदेह पैदा होगा, तो उसमें कभी भी उज्ज्वल चरित्र विकसित हो नहीं सकता। और ऐसे में मनुष्य व्यक्तिगत रूप से हमेशा संकुचित होता चला जाएगा, सीमित होता चला जाएगा और वह समाज से विलग होकर के कटता हुआ आगे बढ़ेगा। तो आज इस कहानी के रूप पक्ष के अंतर्गत मैं इन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चा आपके बीच करूंगा। इसमें जैसा मैंने कहा कि संवाद के बारे में पहले चर्चा करूंगा, फिर भाषा के बारे में चर्चा करूंगा और फिर कहानी के प्रभाव और उद्देश्य के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम इस कहानी के जो संवाद लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि संवाद किसी कहानी के न केवल भाषाई सामर्थ्य के संवाहक हुआ करते हैं बल्कि उसके चारित्रिक विकास की कथा भी होते हैं। और उन संवादों से ही पता चलता है कि किस परिवेश में कैसा व्यक्तित्व आकार ले रहा है, कैसा चरित्र निर्मित हो रहा है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो कहानी के संवाद अपने परिवेश में गहरे विन्यस्त हैं। और परिवेश क्या है? लाहौर के दंगे का है। तो लाहौर में के मोज़न के इलाके में दंगा होता है और उस दंगे का जो परिवेश है, ज़ाहिर सी बात है कि सारी सामाजिकता, सारा मन सिमट करके आर्थिक और सामाजिक विकास से कहीं अधिक व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा में लग जाता है। अब आप बताइए कि जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की बातें करने का समय हो, वहाँ पर हमें आपको ये लगता रहे कि हम कैसे प्राण बचाएं, कैसे जीवन बचाएं, तो उसमें किस समाज में और कैसा मूल्य हम निर्मित करेंगे, यह कहानी तो सोचने के लिए प्रेरित करती ही है। तो ऐसे ही विषाक्त परिवेश में दो व्यक्ति जब संवाद करते हैं और दोनों संवाद में आत्मरक्षार्थ एक विकल्प रचते हैं, दो गहरे मित्र हैं, उन गहरे मित्रों की जरा सा मन स्थितियों को आप देखें तो पता चलेगा कि यह संवाद इस कहानी के कथानक को कैसे विस्तार देते हैं। और उस संवादों के बारे में मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो कहानी के संवाद हैं, ये महज कुछ पात्रों के आपसी संवाद नहीं होते, बल्कि इसमें वह संदेश भी अंतर्निहित होता है जो एक लेखक देना चाहता है। क्योंकि संवादों के बीच ही
लेखक हस्तक्षेप करता दिखाई देता है। तो आप देखिए कि इस कहानी का जो संवाद है वो न केवल सांप्रदायिक परिवेश को प्रत्यक्ष करता है, बल्कि उससे संघर्ष करते हुए आगे या उसके बाहर निकलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह और बात है कि यह मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि सांप्रदायिक विद्वेष के बीच में मार्ग की तलाश करना थोड़ा मुश्किल कार्य तो है। इस संवाद में ही कहानी का रचनात्मक शिल्प भी छिपा हुआ है, जो व्यंग्यात्मक रूप से रक्षक को भक्षक बनाने की पूरी प्रक्रिया को दर्ज करता है। अब जैसे इस कहानी के बिल्कुल आरंभ में देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन के बीच जो संवाद होता है वह कहानी को गति ही नहीं देता, उसको दिशा भी देता है। और जैसा मैंने कहा कि लाहौर के सांप्रदायिक दंगों का परिवेश है और उन सांप्रदायिक दंगों के बीच में दो मित्र देवेंद्र लाल हिंदू और मुसलमान रफ़ीकुद्दीन कैसे ज़िंदगी की जद्दोजहद में जिन जीवन को बचाने की चिंता करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि दंगाई दंगे में किसी की नहीं सुनते। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बार बार देवेंद्र लाल कहते हैं कि हमें जाने दीजिए, तो रफ़ीकुद्दीन बार बार कहते हैं कि नहीं, यह कैसे हो सकता, यह तो हम सबका धर्म है कि आपको हम रक्षा दें, एक तरह की सुरक्षा दें, और आप तो मोहल्ले के सब कुछ रहे हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे। तभी रफ़ीकुद्दीन आगे बोलते हैं कि साहब, अगर आप चले जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहजी हो जाएं? हम तो आपको जाने नहीं देंगे। और अंततः यही रफ़ीकुद्दीन देवेंद्र लाल को जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार रफ़ीकुद्दीन आज़ादी और अल्लाह के नाम पर जिस तरह से विचलित होते हैं, वह एक बहुत बड़ी बात है। अब इस कहानी में एक जगह, एक बहुत ही मार्मिक स्थल है जो संवाद के माध्यम से जो पता चलता है, वो ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तमाम हिंदू बस्ती में मुसलमानों ने पनाह ले रखी थी। वो सिखों की बस्ती थी। और कथाकार ने लाहौर और भारत के निकटतम बॉर्डर पर दो परिवेशगत स्थितियों को एक साथ रखा है। और उस स्थिति को रखते हुए एक तरफ लाहौर है जो जिसका जितना मैंने किया, लेकिन उसी में यह है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल समीप सिखों की बस्ती में कुछ मुसलमान फंस जाते हैं। और जब वह विचलित होते हैं तो पूरे सिख समुदाय, वहाँ का हिंदू समुदाय मिल करके उनकी सुरक्षा देता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, या वो लोग कहते हैं कि अब हमको जाने दीजिए, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, बहुत असुरक्षा है, तमाम सारी चीज़ें हैं, हमें पाकिस्तान भेज दीजिए। तो कथाकार लिखते हैं कि सिखों का एक बड़ा समुदाय अपना कृपाण लिए उनके साथ स्टेशन जाता है। स्टेशन उनको छोड़ता है और मजाल है कि रास्ते में कोई उनका कुछ भी नुकसान कर सके। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, यही है कि लाचारी है। यानी वहाँ पर रफ़ीकुद्दीन के सामने लाहौर के दंगे में देवेंद्र लाल को बचाने की आज़ादी है, और क्योंकि वहाँ अल्लाह के नाम पर बहुत सारा तूफ़ान मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के नाम पर थोड़ी उदारता है। कहीं न कहीं ये कहानी ये संकेत भी करती है कि उस सांप्रदायिक विद्वेष की आंच में हिंदू थोड़े से उदार हैं, और वो जो कट्टर इस्लाम की कट्टरता है वह ज़्यादा मुखर होती है। वो दंगा जो उसके जो नई पीढ़ी के लड़के हैं वह ज़्यादा हुल्लड़ मचाते हैं। तो ऐसा भी एक इस कहानी में इसका संदर्भ आया है। और बार बार वो आखिर तो लाचारी कह करके रफ़ीकुद्दीन इससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे कि इसी तरह से वो जो भोजन में जहर दे करके, जहर की पुड़िया दे करके देवेंद्र लाल को मारने की कोशिश की जाती है, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि बिलार को पुचकारते हैं और बिलार से उनकी बहुत ही मैत्री है, क्योंकि देवेंद्र लाल को लगता है कि एकांत परिवेश में जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर पशु पक्षी वनस्पतियों से
पेड़ों से संवाद करके हम लोग बहुत कुछ जीवन बचा सकते हैं। वह संवाद भी बहुत ही मार्मिक है। और आप देखें कि वह किस तरह से बिलार से को पुचकारते हुए देवेंद्र लाल बिलार से कहते हैं। यह असाधारण संवाद है, ये कोई छोटा मोटा संवाद नहीं है। और इसके संवाद के बाद ही बिलार खीर खाता है और उसके बाद झपट्टा मारता है और धीरे धीरे वह अपना प्राण त्याग देता है, जिसको एक रिरियाहट दुर्बल चीख के रूप में लेखक ने लिखा है कि एक बुझती हुई सी कराह और फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली सांस। तो एक बुझती हुई कराह सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे सांस उसकी रुक जाती है, वह मर जाता है। लेकिन इसके पहले उनकी व्यवस्था देखिए देवेंद्र लाल की, जब वो कहते हैं ये हिस्सा सुनिए। देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान और मैं शेख का मेहमान, है ना। वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ बेटा, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी जूठन मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है ना, लो खाओ। और आप देखते हैं कि यह लो खाओ वाक्य इतना मार्मिक और कारुणिक है कि अंत में जाकर के देवेंद्र लाल की आंखें खुलती हैं इस पूरे अविश्वासपूर्ण दृश्य पर। और यह वो बताती है कि कैसे अविश्वास ने दिलों को बांट दिया है। देवेंद्र लाल चुपचाप बिलार के मृत्यु पर दुखी होकर के छत को निहारते हैं और सोचते हैं, आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया लेकिन विष दे दिया, और साथ में चेतावनी भी कि विष दिया जा रहा है। तो यह जो कहानीकार ने लगभग एक निर्णयात्मक भाषा में वक्तव्य देवेंद्र लाल के माध्यम से दिया है, वह इसी बात को पुष्ट करता है कि यह अच्छे लोगों की वैचारिक दुर्बलता का यह एक प्रमाण भी है। तो ये कह सकते हैं कि इस कहानी का जो संवाद है निष्कर्षमूलक है, चित्रात्मक है, और संवाद के भीतर से सामाजिक संरचना की ठोस जानकारी मिलती है, जिसमें एक अविश्वास व बदले की भावना है। और जाहिर सी बात है कि समाज को बदलने की जगह अगर समाज में बदले की भावना व्याप्त हो जाती है तो संस्कृतियाँ असुरक्षित हो जाती हैं और संबंध गड़बड़ा जाते हैं। जिन कौमों को बनाने में सदियां गुजर जाती हैं, सांप्रदायिक विन्वेष उनको नष्ट करने में क्षण भी नहीं लगाता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कौमों की संस्कृतियां होती हैं, उनके सांप्रदायिक सौहार्द होते हैं, वो हज़ारों साल में बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते। और कोई भी संस्कृति वो मूल्य होती है जिसको एक समाज धीरे धीरे निर्मित करता है। प्रेम, भाईचारा, विश्वास, सहयोग, समर्पण, साहचर्य, सद्भावना, उदारता, चारित्रिक सबलता, ये सब जीवन के वे मूल्य होते हैं जो समाज एक दिन में निर्मित नहीं करता। ये वर्षों लग जाते हैं समाज को बनाने में, और तब एक संस्कृति आकार लेती है। लेखक ने इसको पीड़ा से दर्ज किया है कि जिसे बनाने में हजारों वर्ष लगे, उसे तुम एक सेकंड में नष्ट मत करो, क्योंकि कहीं नहीं जाएगा समाज। और फिर जो नष्ट होगा वह फिर दुनिया में कभी दोबारा लौट कर आएगा नहीं। क्योंकि एक बार विश्वास अगर हत हुआ तो केवल विश्वास एक व्यक्ति का हत नहीं होगा, न केवल एक परिवार का हत होगा, वह पूरा परिवेश, पूरा परिसर हताहत हो जाएगा। तो हत से हताहत की जो प्रक्रिया होती है, उसके बीच यही विद्वेष होता है। और इस विद्वेष को जितना जल्दी कम किया जाए उतना ही ज़रूरी है। यही आज की भी ज़रूरत है और तब की भी ज़रूरत थी। इस नाते यह कहानी हमको आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वह
उस अतीत की स्मृतियों की याद दिलाती है कि हम कितनी शानदार कौम थे और कैसे देखते देखते बिखर गए, और कैसे उसके अक्स, उसके संकेत समाज में आज भी समय समय पर गर्दन उठा करके झांकते हुए दिखाई देते हैं। इस नाते हमारी संवेदना, हमारे विचार इतने उदात्त होने चाहिए कि यह कहानी हमें उनके परिष्कार में, उनके संस्कार में हमारी मदद करती रहे। और मुझे विश्वास है कि जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके अंतर्वस्त्र को जानेंगे, इसके संवाद को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से यह भी आपको बहुत ही प्रभावित करेगी। अब इस क्रम में हम लोग जरा इसकी भाषा देख लेते हैं, इसकी शैली देख लेते हैं कि इस कहानी के इस संवाद को आगे ले जाने वाली इसकी जो भाषा है वह कितनी शानदार है, कितनी सादगीपूर्ण है और कितनी व्यंजक है। इस भाषा में एक तड़प है, एक धिक्कार है, एक आत्म आलोचना है और एक वह तलखी है जो सांप्रदायिक परिवेश के सांस्थानिक निहितार्थों के बीच विकसित होती है। एक तरफ गुस्से से चीखते और अंत में दम तोड़ते बिलार की करुण रिरियाहट है, तो चर्बी से चिकनी सेक की भारी गूंज भी है। अब आप देखिए, लेखक ने एक तरफ बिलार की करुण रिरियाहट को रखा है, तो दूसरी तरफ सामंती ठसक के साथ जीने वाला सेख, जिसकी भारी गूंज है, जो अंततः देवेंद्र लाल के जीवन के पीछे पड़ जाती है। जबकि उसी शेख की ये जिम्मेदारी बनती थी कि देवेंद्र लाल को सुरक्षा प्रदान करे। देवेंद्र लाल का शरणदाता रफीकुद्दीन नहीं है, देवेंद्र लाल के शरणदाता रफीकुद्दीन नहीं है, वह यही शेख अताउल्ला है। और इसी नाते शेख अताउल्ला के चरित्र को अपने इस भाषाई विधान के माध्यम से लेखक ने ठीक से पकड़ा है, और जो ये बताती है कि रक्षक भी जब भक्षक हो जाए तो फिर कोई कैसे जीवन यापन करे। इस कहानी की भाषा उर्दू मिश्रित तो है ही, लेकिन इसकी भाषा में पंजाबी का पुट भी है, क्योंकि अमृतसर और वो जो अविभाजित हिंदुस्तान था उसमें पंजाबी का बहुत सारा क्षेत्र था, वहाँ से लेकर के लाहौर तक, तो उसमें यह पंजाबी का भी पुट है और उर्दू मिश्रित हिंदी का तो पुट है ही, जिसकी ज़बान हिंदुस्तानी रही। जैसे कबूल, लाचारी, भगदड़, खामखाह, वारदात, मेजॉरिटी, हिफाजत, पनाह, हुल्लड़, लाचारी, धमकी, शिकार जैसे शब्द कहानी में आज़ादी और भाईचारा को जैसे मुँह चिढ़ाते हैं। इन शब्दों में ही बोझिल वातावरण का एक रंग दिखाई देता है और पूरी कहानी एक अविश्वासपूर्ण संबंधों से भरी होती है। लगता है जैसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बदला ही लेना है। अब जैसे रफ़ीकुद्दीन भाषा में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की हिफाजत की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी की हिफाजत करे, और ध्यान रखिए कि यहाँ पर माइनॉरिटी, जिस माइनॉरिटी को संबोधित कर रहे हैं रफ़ीकुद्दीन, वह हिंदू हैं और मेजॉरिटी वहाँ मुसलमान है, लेकिन वह भी मेजॉरिटी का हो करके भी परिस्थिति के सामने, उसकी आक्रामकता के सामने लाचार नज़र आते हैं। और जब वे कहते हैं कि आखिर तो लाचारी होती है, तो यह वाक्य केवल संवाद नहीं है, केवल आत्मसंवाद नहीं है, बल्कि यह भाषा का भी एक स्वरूप रचता है। और यह लाचारी शब्द बहुत ही व्यंजक और मार्मिक है, जो कहानी में बार बार आता है। और यह है हिफाजत की लाचारी, न्याय को न कर पाने की लाचारी, हिंसा को न रोक पाने की लाचारी और उन्मादी लोगों को न समझा पाने की लाचारी। क्योंकि कहानी के आरंभ में ही देवेंद्र लाल बहुत डरे हुए हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत विचलित है। वो प्रतिदिन डर के मारे मोहल्ले के लोगों से हालचाल पूछते हैं, और जिससे पूछते हैं भैया क्या चल रहा है, वो अगले दिन गायब हो जाता है। तो एक एक करके हिंदू परिवार के सारे लोग वहाँ से खिसकते चले गए, और अचानक जब अगले दिन मिलते हैं, पूछते हैं, कहते वो तो चला गया है। और ये बार बार कहते हैं कि हम तो यही रहेंगे, देखी जाएगी। और अंततः वह वहाँ रह भी नहीं पाते, उन्हें भी चुपचाप रात के अंधेरे में शेख अताउल्ला के अहाते की दीवार कूद करके भागना पड़ता है, जिससे उनका जीवन बचता है।
तो यह जो सारी चीज़ें हैं, यह एक तरह के अनियंत्रित आवेगपूर्ण भाषा में लिखी गई यह कहानी है, क्योंकि यह पूरा के पूरा जो इसका कहानी का कथानक ही है वह एक तरह का आवेग धर्मी और अविश्वास मूलक है, क्योंकि इस पूरे कथानक में सब जगह साजिश है। और इसका प्रमाण भी इस कहानी के भीतर है कि जब शाम को कुछ लोग रफ़ीकुद्दीन से उनसे घर मिलने आते हैं और बेवकूफ़, गद्दारी, इस्लाम की नसीहत देते हुए उन्हें धमका जाते हैं, और जिसे देवेंद्र लाल सुन लेते हैं, और इसी के बाद वे कुछ असहज होने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम जैसे वाक्य इस कहानी को कैसे विस्तार देते हैं, और इसमें देवेंद्र लाल इस पूरी मजबूरी में एक जगह रफ़ीकुद्दीन से जो कहते हैं वो उद्धरण सुनिए, वो बहुत ही रोचक उद्धरण है। जब देवेंद्र लाल ने रफ़ीकुद्दीन से कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में न पड़ें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जाहिर सी बात है, इसी में वो कहते हैं कि आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊँगा। अब इसमें आप देखें कि जो उनका ये कहना कि आप खुशी से नहीं जाने देंगे, मैं खिसक जाऊँगा, यह एक संकेत है कि वह निरंतर चीज़ों को समझ रहे हैं, धमकियों को समझ रहे हैं, और लगातार उस धमकी भरे परिवेश के दबाव में अपनी प्राण रक्षा के लिए वहाँ से वे भाग जाना चाहते हैं। तो ये कहानी इस भाषा में उस पूरे परिवेश को, उस पूरे चरित्र को बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त भी करती है, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि लाचारी हो, मजबूरी हो, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अगर विश्वास समाप्त हो गया तो संबंध के बने रहने का या बचाए रहने का कोई आधार हो नहीं सकता। यहाँ पर एक बात और है कि जीवन में खुद को अकेला पा करके और बिलार और पशु पक्षी के साहचर्य में देवेंद्र लाल की भाषा बड़ी दार्शनिक हो जाती है। वो एक चिंतनशील भाषा में सोचने और बोलने लगते हैं, और इसको अज्ञे ने भी इस भाषा को बड़ी ही खूबसूरती से दर्ज किया है। इतनी खूबसूरती से दर्ज किया है जैसा लगता है कि देवेंद्र लाल की जगह अज्ञे इसका लेखक खुद बोल रहा है, और वह जो भाषा है वह बहुत ही मज़ेदार है। वो आप देखें कि वो कहते हैं कि आज़ादी के बारे में सोचते हैं, और ये भाषा देखिए कितनी रोचक है। वे देवेंद्र लाल हतबुद्धि खड़े रहे और सोचने लगे, यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई में कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ अपने भाई आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहते थे, और यह वह आज़ादी है जिसके अपने ही भाई आज़ादी को रोकना चाहते हैं। यानी कथाकार ने यहाँ पर अपनी अपनी आज़ादी को भी संदर्भित किया है। तो क्या अपनी अपनी आज़ादी से समाज निर्मित होगा? क्या अपने अपने झोले की आज़ादी से कोई सभ्यता विकसित हो सकती है? नहीं। अज्ञे यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी एक मूल्य है जो सबके लिए होती है। आज़ादी चैन धर्म में नहीं होती। हिंदू की आज़ादी अलग है, मुसलमान की आज़ादी अलग है, अन्य धर्मों की आज़ादी अलग ना। आज़ादी वह मानव मूल्य है जो कह सकते हैं कि धार्मिक और वर्णबद्ध इन सब सारी सीमाओं को तोड़ करके व्यक्ति और समाज के मनोरम संबंधों को लेकर के आगे बढ़ती है। और यही इस कहानी का एक तरह का निचोड़ है, और जिसमें कि बिलार की चिचियाहट, बिलार की चीख, उसकी मौत, उसकी गुर्राहट और फिर उसकी शांति हस्तक्षेप करती है और यह बताती है कि तुम मनुष्य ही हो ना। तुमने जो जहर दिया एक दूसरे मनुष्य को मारने के लिए, लेकिन उसका शिकार मैं हो गया,
आखिरकार मेरा क्या दोष था, मैंने क्या किया? तो जितना जटिल शेख था, जितने मजबूर रफ़ीकुल्ला थे, क्या देवेंद्र लाल का कोई दोष नहीं है? अगर उन्हें संकेत मिल गया था कि इसमें इस खाने को कुत्ते को खिलाकर खाइएगा, तो जाहिर सी बात है कुछ संकेत तो मिला था, तो उस पर बिलार पर प्रयोग करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन वहाँ भी है देवेंद्र लाल ने मजबूरी में, क्योंकि उनको भोजन करना था। लेकिन जब भोजन में पहले से जहर मिला हुआ है या संकेत है, तो आखिर आप तो भागे, तो आप पहले ही भाग गए होते दीवार फांद करके, बिलार में प्रयोग करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जैसा उन्होंने कहा, उन्हें पता था, लेकिन क्षमा भाव से वो प्रयोग कर दिया। तो कुल मिला जुला करके यह कहानी यह बताती है कि चाहे हिंदू या मुसलमान हो, परिवेश जब विषाक्त होगा, परिवेश जब जहरीला होगा और जहर का धुआं पूरे संप्रदाय और समुदाय को फेंट देगा, तो फिर उसमें कोई संबंध मनुष्य का छोड़िए, पशु और मनुष्य के, पशु के संबंध भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो यह एक कहानी एक तरह का इस तरह से निष्कर्ष देती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सांप्रदायिक विद्वेष के विविध आयामों को उकेरती यह कहानी हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है, और इसका शीर्षक उचित ही शरणदाता दिया गया है, जिसमें एक अंतर्निहित व्यंग्य है। इस कहानी में रक्षक ही भक्षक है। यह तब होता है जब आज़ादी के नाम पर हिंसा होती है और संघर्ष के नाम पर हत्या। यह कहानी इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि इससे पाठक के मन में थोड़ी कौमी नफरत कम हो सके, क्योंकि इस कहानी में चित्रित सांप्रदायिक विद्वेष से पाठक सहमत नहीं होता। उसकी सहजात बुद्धि इसके खिलाफ उसे आक्रोशित करती है। आज की तकनीक से जुड़े लोगों को भी इसे समझना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समझ विकसित करती है कि मनुष्यता ही बड़ी है, न कि उसका धर्म और पाखंड। इस रूप में यह कहानी यह निष्कर्ष देती है कि मुल्क और मनुष्य के विकास के लिए सांप्रदायिक विद्वेष सदा से हानिकारक रहा है। इसलिए अगर आप मुल्क और मनुष्य दोनों का विकास चाहते हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। और आज की नई पीढ़ी को इसे ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मीडिया ने उसको अनियंत्रित सामर्थ्य दी है, अनियंत्रित ताकत दे दी है। संप्रेषण की उसके पास अनियंत्रित क्षमता है, वह बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, सेकेंड्स में लाखों की तादाद में मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बट जाते हैं। लेकिन क्या मैसेज सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के दिए जाने चाहिए, या बिगड़ते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का दिया जाना चाहिए? यह कहानी इसके बीच यह चुनाव करती है, और चुनाव करने का विकल्प देती है आप जैसी नई पीढ़ी को, हमारे जैसे लोगों को, जो इस आपके साथ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इस कहानी को पढ़ेंगे, जब कभी ऐसी ज़रूरत आएगी, तो आप शेख अताउल्लाह खां की भूमिका में नहीं होंगे, आप रफ़ीकुद्दीन की भूमिका में नहीं होंगे, और न ही आप देवेंद्र लाल की उस भूमिका में होंगे जो बिलार के साथ किया। आप जेबो निसा की भूमिका में होंगे, जो संकेत करती है, जो कहती है कि नहीं, आप अपने जीवन को बचा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जेबो निसा का चरित्र है, वह चरित्र हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा, हमें प्रेरणा देगा और हमें बड़े सामाजिक और मानवीय बृहत्तर मूल्यों से जोड़ने का विकल्प देगा। आप इस व्याख्यान को सुने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।